रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का भौतिक विज्ञान। देखिए भौतिक विज्ञान में हम जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, उसके कुछ सिलेबस देख लेते हैं, उसके टॉपिक्स देख लेते हैं क्या है। देखिए सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक टर्म्स एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग। देखिए क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स की जो टर्म्स है उनके अंदर हम निकाय और जो परिपार्श्व होता है उनकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा है हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम, या फिर जिन्हें मैं कह सकती हूँ निकायों के प्रकार, निकाय कितने प्रकार के होते हैं ये। तीसरा हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जिन्हें हम कह सकते हैं गहन और विलगित जो निकाय होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज। चौथा हम पढ़ रहे हैं स्टेट एंड पाथ फंक्शन एंड देयर डिफरेंशियल्स। इट मीन्स कि हम जब अवस्था और पथ फलन जो होते हैं उन सभी की परिभाषाएं हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, उनके डेफिनेशंस क्या क्या है। पांचवा हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, मतलब ये कि जब हम ऊष्मागतिकी को पढ़ते हैं तो ऊष्मागतिकी के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं या प्रक्रम सम्मिलित होते हैं, तो हम ऊष्मागतिकी प्रक्रम को पढ़ेंगे। छठा है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क, मतलब कार्य और ऊष्मा का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो अवधारणा है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सातवां है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर जिसे हम कह सकते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। आठवां हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी मतलब किसी के अंदर अगर आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी जो है उनकी परिभाषाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। नौवां हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी समतापीय तथा रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए हमें वर्क की, कार्य की, क्यों मतलब हीट जिसे कि हम ऊष्मा कहते हैं उसकी, डेल यू जिसे हम, ये ए यू नहीं है डेल यू है, डेल यू मतलब ऊष्मा आंतरिक ऊर्जाओं में अंतर, और डेल एच मतलब एंथैल्पी में अंतर के बारे में हम की गणना हम करेंगे। ठीक है, हम आगे देखते हैं। देखिए हम सबसे पहले जो आज की जो हमारा वीडियो है, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला है ऊष्मागतिकी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऊष्मागतिकी होती क्या है और ऊष्मागतिकी के संबंध में हमें जितनी भी परिभाषाएं जाननी है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तीसरी चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास निकायों के प्रकार। निकायों के प्रकार मतलब देखिए अभी हम पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि निकायों के कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है। उसके बाद देखिए हम देख रहे हैं कि ऊष्मागतिकी किसे कहते हैं, तो देखिए पहला जो हमारे पास है ऊष्मा के प्रवाह के अध्ययन को ऊष्मागतिकी कहते हैं। देखिए आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऊष्मागतिकी क्या है और इसका प्रवाह का अध्ययन हमने इसे क्यों बोला है, तो आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी या फिर जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। देखिए हम सबसे पहली अच्छी बात तो ये है कि अगर आपको किसी भी चीज को समझना है तो उसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले अगर आप उसके भावार्थ को और शब्दार्थ को समझेंगे तो वो आपके लिए समझना ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए थर्मो मतलब होता है हीट से ले सकते हैं, ऊष्मा से ले सकते हैं हम इसका अर्थ, या फिर यहाँ पे हिंदी में देखें तो ऊष्मा। ठीक है, गतिकी या फिर जिसे हम डायनेमिक्स बोलते हैं, तो देखिए गतिकी का मतलब होता है गति करना, अर्थात कोई भी चीज जो परिवर्तित होती रहती है, जो चलती रहती है। हम कह सकते हैं जैसे कोई चल रहा है तो वो क्या है, गति में है वो चीज। जैसे कि हम इंग्लिश में भी बोलते हैं मोशन में है या फिर वो डायनेमिक है। जैसे हम मतलब इसका मतलब ये है कि वो तुरंत परिवर्तनशील है और वो चलयमान है। तो चलयमान चीजों के लिए हम क्या वर्ड यूज में लेते हैं, गतिकी। तो देखिए साफ साफ शब्दों में हमें दिख रहा है ऊष्मागतिकी, अर्थात ऊष्मा जो है वो क्या कर रही है, हमारे पास गति कर रही है। ऊष्मा जो है वो हमारे पास क्या कर रही है, गति कर रही है, इसीलिए इसे हमने क्या कहा, ऊष्मागतिकी। ठीक है, तो और जैसा कि हमारी डेफिनेशन है वो भी यही कहती है कि ऊष्मा के प्रवाह को हम ऊष्मागतिकी कहते हैं, और प्रवाह या गति कह ले बात एक ही है। तो हम ऊष्मागतिकी की परिभाषा समझ चुके हैं। दूसरा देखिए शब्द एक और आता है, दूसरा पहला जो शब्द है वो हमारे पास है ऊष्मागतिकी। दूसरा हमारे पास एक शब्द आता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक ऊष्मागतिकी।
रासायनिक ऊष्मागतिकी या फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। देखिए रासायनिक ऊष्मागतिकी क्या चीज़ है, तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है कि मैंने कहा यहाँ ऊष्मा परिवर्तित हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ ऊष्मागतिकी के अंतर्गत कि एक अवस्था है, मानो कि मैंने कहा कि मैंने एक दूध को लिया है, जो दूध जो है वो हमारे पास किस अवस्था में है, मैंने लिया है दूध लिया है जो कि हमारे पास क्या है, ठंडा है, अभी फिलहाल ठंडा है, ठीक है। अगर मैं इसे गर्म करूंगी और मैं इसे अत्यधिक तापमान तक गर्म अगर मैं इसे कर देती हूं तो क्या होगा, देखिए ये अवस्था 2 में परिवर्तित हो जाएगा, अवस्था 2 में ये परिवर्तित हो जाएगा। जो अवस्था क्या होगी कि दूध है लेकिन क्या वो अब ठंडा रहेगा, नहीं, दूध जो है वो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया गर्म दूध हो गया, ठीक है। तीसरी चीज क्या हुई कि अगर मैंने इसको और भी ज्यादा गर्म कर दिया तो ये हमारे पास अवस्था 3 में परिवर्तित हो जाएगा। अब अवस्था 3 में परिवर्तित हो जाने के बाद ये है तो दूध ही, लेकिन देखिए क्या होगा, क्या ये अब गर्म दूध रहेगा, नहीं। देखिए सबसे पहले जो था ये इस प्रकार से था, इसके मॉलिक्यूल्स थे, ये इस प्रकार से था। अगर मैं इसको कंटिन्यूसली गर्म करती रहूंगी तो ये अब एक गर्म दूध में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तीसरी चीज, अब मैं इसको और भी ज्यादा गर्म कर रही हूं तो देखिए क्या होना शुरू हो जाएगा, इसका वाष्पन होना शुरू हो जाएगा, वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। और आप देखते भी होगे दूध के ऊपर, मतलब अगर ढक दोगे तो इसके ऊपर आपको कुछ पानी की बूंदें दिखेगी, ठीक है। तो मतलब वाष्प बनना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो दूध था वो हमारे पास क्या था, सबसे पहले जो हमारे पास दूध था वो क्या था, ठंडा था, ठीक है। और जैसे ही मैंने उसे गर्म किया, जैसे ही मैंने उसे ऊष्मा दी, वो गर्म दूध में परिवर्तित हो गया। और तीसरा, और ज्यादा गर्म करने पर वो वाष्प में परिवर्तित हो गया। तो दूध का क्या हुआ, ठंडे से उसका वाष्प में परिवर्तन हो गया है। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या दूध की अवस्था में परिवर्तन हो गया, बिल्कुल। दूध जो था वो पहले एक अवस्था से तीसरी अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो और ऊष्मा जो है पहले ठंडा था और उसने ऊष्मा का प्रवाह हुआ, ऊष्मा उसे दी गई और वो गर्म हो गया। तो इस प्रकार की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, इन सभी के अध्ययन को हम किसके अंतर्गत लेते हैं, ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम लेते हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं रासायनिक ऊष्मागतिकी की। अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, मैंने क्या किया कि हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैंने लैब में भी नहीं कर रहे, हम घर में ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने पानी लिया, ठीक है, एक कंटेनर में पानी लिया और पानी लेने के बाद ये मेरे पास हो गया हमारा पानी, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं H2O, ठीक है। ये लेने के बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर 1 चम्मच मैंने क्या कर दी, शुगर डाल दी, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर शक्कर डाल दी। देखिए शक्कर डालने के बाद क्या होगा, ये सबसे पहले ये जाते ही ये जो शक्कर होगी वो हमारे पास ऐसे पेंदे में जमा हो जाएगी हमारी शक्कर, और ये पानी तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और जैसे ही हम इसे और ज़्यादा गर्म करेंगे, हम इसे क्या करे जा रहे हैं, गर्म करे जा रहे हैं। गर्म करने पर देखिए क्या होने लग जाएगा, ये जो शक्कर है, ये जो शक्कर के जो अणु है हमारे पास, वो जो शक्कर के अणु है वो यहाँ से यहाँ जाने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि शक्कर के कुछ अणुओं में क्या होने लग गया, रासायनिक बंध जो है वो टूटने लग गए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यार देखिए यहाँ देख लीजिए आप इसे एक बार, जो रासायनिक बंध है, रासायनिक बंध जो है वो क्या होने लग गया है, हमारे पास शुगर का टूटने लग गया है, ठीक है। शक्कर का जो रासायनिक बंध है वो, शक्कर का रासायनिक बंध जो है वो टूटने लग गया है और जल और शक्कर के अणुओं के बीच में रासायनिक बंध बनने लग गया है। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनली हमारे पास जो शुगर है वो इसमें क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से घुल जाएगी, ठीक है, घुल जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 2 चीजें हुई है। सबसे पहली चीज तो ये हुई है, देखिए सबसे पहली चीज तो ये हुई है कि पहले पानी जो था वो ठंडा था, ठीक है, और यहाँ तक आते आते पानी जो है वो गर्म हुआ पहले। तो मतलब क्या हो गया, ऊष्मा में परिवर्तन हुआ, ऊष्मा का प्रवाह हुआ। तो देखिए ये तो हो गई हमारे पास ऊष्मागतिकी। लेकिन चूंकि यहाँ पर रासायनिक बंधों का टूटना और नए बंधों का जुड़ना हुआ, तो इसीलिए हम इस प्रक्रिया को क्या कह देंगे, रासायनिक ऊष्मागतिकी कह देंगे, ठीक है। ये 2 डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई है, एक तो ऊष्मागतिकी किसे कहते हैं, दूसरा हम कहते हैं रासायनिक ऊष्मागतिकी हम किसे कहते हैं। देखिए हम पीपीटी पे देखते हैं। अब
देखिए यदि यह ऊष्मा प्रवाह किसी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक पदार्थ के भौतिक परिवर्तन के स्वरूप उत्पन्न होता है। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास शक्कर थी वो घुली हुई नहीं थी, लेकिन अब क्या है, वो घुली अवस्था में परिवर्तित हो चुकी है ना। तो इसीलिए उसकी भौतिक परिवर्तन हो गया हमारे पास शुगर में या शक्कर में, और पानी में भी भौतिक परिवर्तन हो गए। तो इसीलिए इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उससे हम कहते हैं रासायनिक ऊष्मागतिकी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि हम कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है हमारे पास तंत्र या निकाय या सिस्टम जिसे कहा जाता है। तो देखिए ब्रह्मांड का वह भाग जिसे हम अध्ययन के लिए चुनते हैं उसे हम क्या चुनते हैं, और जो ब्रह्मांड के शेष भाग से वास्तविक या काल्पनिक सीमाओं के द्वारा पृथक होता है तंत्र या निकाय कहा जाता है। देखिए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होता है ये, देखिए क्या हो रहा है कि मैंने लैब में एक टेस्ट ट्यूब ली है ना। अब टेस्ट ट्यूब को क्या किया, मैंने उसके अंदर कोई भी केमिकल्स डाल दिए, जैसे कि पानी डाल दिया, H2SO4 पानी डाल दिया और NaCl डाल दिया। जनरल सामान्य सा जो हम लेते हैं वो क्या कर लिया हमने, मैंने डाल दिया इसके अंदर H2O पानी प्लस NaCl, मतलब क्या है, नमक। पानी के साथ मैंने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसे गर्म करूंगी, सामान्य है, मैं इसे गर्म करना शुरू कर दूंगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे में घुलना शुरू हो जाएंगे। जो ये है पानी और नमक है वो एक दूसरे में क्या होने लग जाएंगे, घुलने लग जाएंगे। ठीक है, और देखिए रासायनिक अभिक्रिया भी यहाँ पे होगी। ठीक है, दूसरा ये पहले ठंडा था अब गर्म हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक टेस्ट ट्यूब को लिया, एक परख नली को लिया जिसको मैं अध्ययन कर रही हूँ। समझे आप कि पहले जो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं उसको अध्ययन करने के लिए मैंने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब को लिया जिसका मैं अध्ययन कर रही हूँ। मतलब ये कि पूरे ब्रह्मांड में से मैंने सिर्फ और सिर्फ इस परख नली को लिया जिसका मैं अध्ययन करने जा रही हूँ। तो इस परख नली को हम क्या बोल देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, तंत्र या सिस्टम हम इसे कह देंगे। ठीक है, दूसरी परिभाषा देखिए परिपार्श्व। दूसरा जो है ये हमारे पास पहला हो गया हमारा तंत्र, दूसरी हम बात कर रहे हैं परिपार्श्व किसे कहते हैं। परिपार्श्व या फिर जिसे मैं कह सकती हूं सराउंडिंग। जिसे मैं कह सकती हूं परिपार्श्व या सराउंडिंग। देखिए क्या हो रहा है, आप इस टेस्ट ट्यूब को देखिए, क्या इसे हम गर्म कर रहे हैं, बिल्कुल हम कर रहे हैं। तो क्या इस टेस्ट ट्यूब के पानी को और नमक को ये गर्म करना प्रभावित करेगा? जी बिल्कुल करेगा। पहले वो ठंडा था अब वो गर्म हो गया, मतलब ये क्या कर रहा है, इस टेस्ट ट्यूब को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, मैंने एक काम किया, मैंने एक है ना पिस्टन ले लिया। पिस्टन लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको दबाना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, दबाना शुरू कर दिया। तो हमारे पास इससे दाब लगेगा। अब क्या ये दाब इसके अभिक्रिया को या इस परख नली के अंदर जो चीजें हैं उनको इफेक्ट करेगा? जी बिल्कुल करेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको निकाला, और निकाल लेने के बाद मैंने इस टेस्ट ट्यूब को लेके मैंने इस टेस्ट ट्यूब को किस में डाल दिया, मैंने इसको डाल दिया एक डब्बे में जिसके अंदर क्या है, हमारे पास बर्फ है। आइस है। तो क्या ये इस टेस्ट ट्यूब के अंदर होने वाली रिएक्शंस को प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब ये कि सिस्टम को जो भी चीजें प्रभावित कर रही है, सिस्टम को जो भी चीजें प्रभावित कर रही है उनको हम परिपार्श्व या सराउंडिंग कह देते हैं। ठीक है, हम इसकी परिभाषा देखते हैं स्लाइड पे। देखिए परिपार्श्विक या फिर सराउंडिंग किसे कहा जाता है, तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग जिसके द्वारा ऊर्जा तथा द्रव्यमान के विनिमय कर सके उसे परिपार्श्व कहा जाता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम या निकायों के प्रकार के बारे में हम चर्चा करते हैं कि निकाय कितने प्रकार के होते हैं, और निकाय के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि ये क्या होते हैं। मैंने आपको बता दिया निकाय क्या होता है। निकाय वो होता है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं वो हमारे लिए निकाय या तंत्र कहलाता है। अब निकाय के प्रकारों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पहला है निकाय, हम कुल प्रकार से पढ़ेंगे, 2 प्रकारों से हम निकाय को पढ़ेंगे। पहला तो हम पढ़ेंगे सम्मांगी निकाय,
दूसरा हमारे पास हो जाता है विषमांगी निकाय, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है सममांगी और विषमांगी निकाय क्या होता है। सबसे पहले आप परिभाषा देख लीजिए। जब किसी निकाय के गुण उसके सभी भागों में एक समान हो और उसके विभिन्न गुणों वाले भागों को अलग करने वाली कोई विभाजन रेखा ना हो तो ऐसे निकाय सममांगी निकाय कहलाते हैं। जैसे गैस का मिश्रण, नमक का जलीय विलयन आदि। दूसरे शब्दों में सममांगी निकाय में एक ही प्रावस्था होती है। देखिए इन शब्दों को हम एकदम प्रैक्टिकल रूप में एक बार समझ लेते हैं कि होता क्या है और क्या नहीं होता है। देखिए क्या होता है, देखिए मैंने आपको बोला निकायों के प्रकार। निकायों के प्रकार के अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, देखिए सबसे पहला है हमारे पास हो जाएगा सममांगी निकाय, सममांगी। दूसरा प्रकार जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास विषमांगी निकाय, ठीक है। अब देखिए इनको हम बोलते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस निकाय, होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम, और दूसरा हम पढ़ लेते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम, ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं हम, सममांगी मतलब समान अंगों वाला। देखिए अर्थ समझिए इसका, सम मतलब तो हो गया हमारे पास समान, ठीक है। सम जिसका अर्थ हो जाएगा हमारे पास समान, ठीक है। सममांगी, देखिए अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम तथा अंग, अर्थात ये कि सम अंगी, ये हो जाएगा, ये जो अंगी वर्ड है ये हो जाएगा अंग से, मतलब ये कि जो भी चीज समान अंगों युक्त है, समान भागों से मिलकर बनी है, उसे हम क्या कह देंगे, सममांगी निकाय। देखिए क्या हो रहा है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैंने, देखिए इसको समझिए, अगर मैंने क्या किया, पानी में चीनी को डाल दिया, ठीक है, घोल दिया मैंने उसे, तो देखिए घोल देने के बाद क्या होगा, घोल देने के बाद जो चीनी है और पानी है, क्या आप उसे पृथक कर सकते हैं घुल जाने के बाद? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या कि अगर आप चीनी से घुले हुए पानी को देखेंगे तो वो सभी रूप से एक दूसरे में इतना ज्यादा विलीन है कि चीनी और पानी को पृथक करना हम ऐसे नहीं कर सकते, कोई भी प्रोसेस करके कर सकते हैं, लेकिन हम उसे पृथक नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि वो दोनों एक दूसरे से किसी भी प्रकार की बाउंड्री या फिर किसी भी प्रकार की बाउंड्री से वो एक दूसरे से अलग नहीं है, वो एक दूसरे में विलीन है पूरी तरीके से। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, इसे हम सममांगी निकाय कहते हैं। और दूसरा एक जो लास्ट लाइन थी वो ये थी कि सममांगी में जितना भी पूरा अंग, मतलब दोनों जो है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होती, एक ही अवस्था होती है। तो देखिए चीनी वाले पानी को अगर हम देखेंगे तो उसमें हमको एक ही अवस्था दिखेगी, दोनों घुले हुए दिखेंगे हमें, उसके अंदर एक ही अवस्था दिखेगी, तो इसे हम कह देते हैं सममांगी निकाय के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये कैसा दिखता होगा हमारे पास अगर हम बात करें तो, देखिए सब जगह से एक सार रूप है, तो इसीलिए हम इसको कह देंगे सममांगी मतलब समान अंगों युक्त। दूसरा हम बात करते हैं विषमांगी। विष मतलब विपरीत या फिर ऑड बोल सकते हैं, मतलब विपरीत अंगों युक्त, जिसे हम समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है, अगर मैंने पानी लिया, पानी के अंदर मैंने रेत डाल दी, चीनी डाल दी, चलो चीनी तो ठीक है, फिर भी रेत डाल दी मैंने, और उसके अंदर मैंने पत्थर डाल दिए थोड़े बहुत, या फिर मेरे पास कोई डायमंड था मैंने वो भी डाल दिया। देखिए अब क्या होगा, क्या वो उसमें घुल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वो उसमें घुलेगा नहीं। देखिए क्या होगा, उसके अंदर पानी तो हमारे पास इस तरीके से रहेगा, इसी के अंदर हमें नीचे की और मिट्टी दिख जाएगी, बहुत सारी जमा मिट्टी हमें दिख जाएगी, ठीक है। मिट्टी दिख जाने के बाद हमें कुछ जो हमने पत्थर डाले वो पत्थर दिख जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। या फिर मैंने डायमंड डाला था, तो देखिए मुझे ना डायमंड या फिर कोई कुछ भी मेरे पास था, स्टोन मैंने वो डाल दिया था, तो देखिए मेरे पास ये सब दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक ये तंत्र है, मैंने कहा कि वो जो टेस्ट ट्यूब जिसे हम अध्ययन कर रहे हैं उसे मैंने निकाय बोला, तो देखिए कि ना ये निकाय है, एक सभी रूप से समान है तो सममांगी हो गया। इसमें क्या है, 1 2 3 4 चीजें हैं,
सबकी सब एक दूसरे से पृथक की जा सकती है, एक दूसरे से अलग की जा सकती है, तो इसीलिए हमने कहा विषमांगी। ठीक है, इसमें मैंने कहा कि इसमें एक ही अवस्था होती है। देखिए पूरे में एक ही अवस्था है, इसमें क्या 3 अवस्थाएं हैं, ये तो हमारे पास लिक्विड हो गई, द्रव अवस्था हो गई। ठीक है, उसके बाद इनको भी हम अलग कर सकते हैं, तो ठोस है ये तीनों, लेकिन फिर भी अवस्थाएं तो दोनों की अलग है, तो मतलब 2 अवस्थाएं है इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये ही चीजें जो होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं विषमांगी निकाय और इसको हम बोल देंगे सममांगी निकाय, हम इसको कह देंगे। ठीक है, हम स्लाइड पे देखते हैं। देखिए हम आगे पढ़ रहे हैं कि ये जो दूसरा प्रकार है, देखिए पहला जो था वो तो इनकी अवस्था के आधार पर था। सममांगी मतलब एक ही अवस्था है, विषमांगी मतलब विपरीत अवस्थाएं है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो भी सिस्टम हम कर रहे हैं उसके ऊपर परिपार्श्व की अंतःक्रिया के आधार पर हम उनको डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए पहला है हमारे पास विवृत या खुला निकाय। देखिए इसकी परिभाषा, यह निकाय वह निकाय जो अपने परिपार्श्व के साथ ऊर्जा और पदार्थ दोनों का विनिमय कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, खुला निकाय कह देते हैं, जैसे कि बीकर में उबलता पानी। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं बंद निकाय या संवृत निकाय या क्लोज सिस्टम। वह निकाय जो अपने परिपार्श्व के साथ ऊर्जा का विनिमय तो कर सके परंतु पदार्थ का विनिमय न कर सके, उसे हम बंद निकाय कहते हैं। जैसे कि हमने कोई पानी गर्म किया और गर्म करते टाइम हमने क्या कर दिया, उसको ढक दिया। ठीक है, तीसरा है हमारे पास विलिगित या रोधित निकाय, जिसे हम कह सकते हैं ना तो ऊष्मा का और ना ही पदार्थ का विनिमय कर सके, जैसे कि हम थर्मस में पानी भरते हैं। तो इस प्रकार का जो निकाय है उसे हम क्या कह सकते हैं, आइसोलेटेड या फिर विलगित निकाय हम इसे कह सकते हैं। देखिए यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए ओपन सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, तो देखिए हीट भी इसमें से निकल रही है ना। मेटल या तत्व या द्रव्य जिसे बोलते हैं, द्रव नहीं द्रव्य जिसे बोलते हैं, वो दोनों के दोनों क्या हो रहा है, ओपन सिस्टम में बाहर निकले जा सकते हैं। ठीक है, क्लोज सिस्टम की मैं बात करूं तो देखिए सिर्फ ऊष्मा बाहर निकल रही है, ढक्कन लगा हुआ है काले कलर का, है ना। इसका मतलब पदार्थ तो बाहर नहीं निकल रहा है लेकिन ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो इसे हम कह देंगे क्लोज सिस्टम। तीसरा है कि हमने इसे क्या किया, चारों तरफ से पूरा कवर कर दिया। जैसे थर्मस में आपने देखा होगा, थर्मस में कांच की लेयर लगी रहती है अंदर की तरफ, तो ना तो देखिए बिना ढक्कन खोले ना तो उसमें से पदार्थ बाहर निकलता है और ना ही ऊष्मा बाहर निकलती है। चाय को आप रखेंगे तो 4 या 6 घंटे तक आराम से गर्म रह जाएगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वो आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर ना तो ऊष्मा आती है और ना ही पदार्थ बाहर जाता है, इसीलिए हम इसे आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, पहला जो है वो क्लोज सिस्टम है या जिसे हम बंद निकाय कहते हैं। देखिए क्या हो रहा है, ऊपर मास लिख रखा है या मैटर कह दूं या द्रव्य कह दूं, क्रॉस लगा हुआ है, मतलब नहीं आ रहा है ना, ना तो मास आ रहा है ना ही मास बाहर जा रहा है, आप देख सकते हैं। दूसरा है कि इस सिस्टम में ऊर्जा तो आ रही है, ऊष्मा आ रही है, एनर्जी आ रही है और एनर्जी बाहर भी निकल रही है, तो ये हो गया क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में देखिए मास भी आ रहा है और ऊष्मा भी आ रही है, मतलब दोनों आ रहे हैं और दोनों बाहर भी निकल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओपन सिस्टम। तीसरा बात करते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम की, हम बात करते हैं तो देखिए ना मास भी नहीं आ रहा है और एनर्जी भी नहीं आ रही है, दोनों ही चीजें ना तो अंदर आ रही है ना ही बाहर जा रही है, तो इसीलिए इन्हें हम विलगित या आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं।